हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सोर्स ट्रेसिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की सोर्स ट्रेसिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें लेफ्ट साइड में मैंने सोर्सेज लिखे हैं और राइट साइड में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के जो टोटल क्वेश्चंस थे उसमें से कितने क्वेश्चन किस सोर्स से सॉल्व हो पाते हैं और मैप्स के क्वेश्चन का नया ट्रेंड क्या है, किस तरह से मैपिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड ऑल। 69 बीपीएससी में ज्योग्राफी की टोटल 15 सवाल थे साथियों, जिसमें से 5 सवाल थे इंडियन ज्योग्राफी से, 7 सवाल थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 3 सवाल था फिजिकल ज्योग्राफी से। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इन 15 सवालों को हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 में ट्रेस करेंगे। ल्यूसेंट का ज्योग्राफी वाला सेक्शन और मैप्स एंड करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन कौन से थे ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट ए है, ठीक है। हम सेट ए ही यूज़ करते हैं, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यही अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन आप ट्रेस करोगे तो एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके, उसमें चैप्टर 4 पेज नंबर 33, यू कैन नोट इट डाउन। वहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए, हाईलाइटेड है कि हैरी हेस के द्वारा दिया गया था 1961 में ये कंसेप्ट। इन्होंने क्या बोला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, he has argued that constant eruption at the crest of oceanic ridges cause the rupture of oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side. तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, आधे पेज में कवर किया हुआ है उस बुक के अंदर। आराम से आप उस टॉपिक को पढ़ करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने वो पैराग्राफ का स्पेसिफिक हिस्सा हाईलाइट किया है, जिसको पढ़ के सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट का ये वाला स्टेटमेंट आप क्रैक कर सकते थे, ये सॉल्व हो जाता। ऑल्दो ये पूरा 1-2 पैराग्राफ का आधे पेज का एक कंसेप्ट है और आप वहाँ से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 11 से सॉल्व कर सकते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कंसेप्ट से। ये और ल्यूसेंट में हमें नहीं मिला, ये क्वेश्चन सिर्फ आप एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। द थ्योरी दैट स्टेट्स pieces of the earth's crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called, तो द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज द आंसर। बट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये टॉपिक जो है आपको फिर वही एनसीईआरटी में मिलेगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए ना, मैंने यहाँ पे इसको थंबनेल में भी यूज़ किया हुआ था क्योंकि ये काफ़ी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इससे अगेन चैप्टर 4 है, उसी में से ये आया है, सेम चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट से। ये पेज नंबर 37 में स्पेसिफिकली ये वाली बात यहाँ पे आपको देखिए हाईलाइटेड है। प्लेट टेक्टोनिक समझाया हुआ है पूरा यहाँ पे, मैकेंजी एंड पार्कर की थ्योरी एंड देन फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट। यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, कौन से फोर्स से ड्रिवन होता है प्लेट मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन मैंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। आप ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ल्यूसेंट से सॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व हो रहा है, वो भी क्लास 11th की, तो यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लेक विक्टोरिया से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। दूसरा है इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। तीसरा है इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड कीनिया। चौथा स्टेटमेंट, द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर विच एग्जिट्स द लेक नियर जिंजा, युगांडा। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछना था और स्टेटमेंट पूछा था, और 1 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन है, एटलस से सॉल्व होगा। अगर आपने मैपिंग ठीक से की है तो ये सॉल्व होगा, ये ल्यूसेंट से या एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर आप एटलस पढ़ने बैठते हैं तो जैसे ही आप वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे
तो उसमें अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक विक्टोरिया आपको पता चलेगा। लेकिन जैसे आप लेक विक्टोरिया पढ़ोगे तो उसके साथ एसोसिएटेड और भी जो ग्लोबल फैक्ट्स हैं आपको जानना है, क्योंकि एक फ्रेश वाटर लेक है तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, फिर उनका रैंकिंग भी पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ रिसर्च है, एंड अदरवाइज आप वीडियोज़ के थ्रू और दूसरे सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑल मैपिंग कर सकते हैं। एटलस की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये मैपिंग का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि क्या विक्टोरिया लेक के बारे में आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने अफ्रीका का मैप यहाँ पे एटलस से निकाल के यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखिए तंजानिया, युगांडा, कीनिया हाईलाइटेड है ना। इन तीनों कंट्रीज़ को ही बॉर्डर करता है, इन तीनों कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं लेक विक्टोरिया को। जो रवांडा वहाँ पे मेंशन था वो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है, ठीक है, तो वो गलत हो गया। और दूसरा कि फ्रेश वाटर लेक जब आप पढ़ने चलते हैं तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक सुपीरियर है अमेरिका के अंदर, और उसके बाद विक्टोरिया दूसरे नंबर की लेक है। तो ये क्वेश्चन उस बेसिस पे ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है और उस बेसिस पे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होता है। और ऑफ कोर्स ये ग्रेट लेक है अफ्रीका की, और अगर आप मैप देखेंगे तो उसका जो एग्जिट है नाइल रिवर के बारे में, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है वहाँ से। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मैपिंग का क्वेश्चन है, ये किसी सोर्स से सॉल्व नहीं होता है, बुक सोर्स एज एन ये किसी एनसीईआरटी या ल्यूसेंट से सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए ल्यूसेंट के अंदर क्या मेंशन है जब आप कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। ये देखिए ज्योग्राफी की शुरुआत में ही शुरू के कुछ पेजेस के बाद आपको कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मिल जाएगा, जिसमें फैक्ट्स अबाउट सारे कॉन्टिनेंट होते हैं। एशिया है यहाँ पे, देखिए अफ्रीका के बारे में भी है, तो सारे कॉन्टिनेंट्स का यहाँ पे अफ्रीका का फैक्ट दिया हुआ है। इसमें लेक्स में सबसे पहली लेक जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने, लेक विक्टोरिया। तो व्हेन यू फाइंड सच फैक्ट्स कि कोई एक स्पेसिफिक लेक के बारे में, किसी एक लैंडफॉर्म, किसी जोग्राफिकल फीचर के बारे में मेंशन है इस तरह से, इस छोटे से स्पेस के अंदर, तो ये जो भी चीज़ें यहाँ मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक जैसे माउंट किलिमंजारो यहाँ पे आप जाके उसको एटलस में ट्रेस करिए, कहाँ पे एटलस में लोकेटेड है, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये मैपिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उस आपके रिसर्च से सॉल्व होंगे, ठीक है। आप कोई एनसीईआरटी या ल्यूसेंट से वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ऑल्दो आपको टेबल्स मिल जाते हैं लार्जेस्ट रिवर का, हाईएस्ट माउंटेन एंड ऑल का, बट इस तरह के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये एग्जीक्यूशन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको करने के लिए आपको अपनी रिसर्च लगानी पड़ेगी मैपिंग के साथ साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैपिंग का है, और ल्यूसेंट से आपको हिंट मिलता है कि यू नीड टू रिसर्च अबाउट दिस लेक, ठीक है। सबसे पहले लेक विक्टोरिया, फिर यू शुड ऑल्सो नो अबाउट लेक टांगाइका, मालावी, चड एंड एल्बर्ट एंड ऑल जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशली जो ये लैंडफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन है, जो जोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे मेंशन है, उनके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए, खुद की अपनी एक नोट बुक बनानी चाहिए मैपिंग की, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, ये क्वेश्चन है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव्स। हीट वेव से क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट 1 है, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स। एंड सेकंड है कि हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्रीज और मोर फॉर हिली रीजन्स। सो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन ना करंट अफेयर्स का है, इट इज़ अ टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। आप इसको एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हीट वेव्स की जो डिस्कशन है, जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कहीं भी ल्यूसेंट या एनसीईआरटीज़ में मेंशन नहीं है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर हम हीट वेव कंडीशंस कहेंगे, कौन से को नहीं कहेंगे। ये जो आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगी ये फैक्ट, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उसके एक्सप्लेन्ड में आया था जून 2023 महीने में, और भी दूसरे न्यूज़पेपर्स के अंदर डिटेल में दिया रहता है। जब हीट वेव्स आती हैं तो हर रोज़ न्यूज़ में होता है कि अच्छा क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं, हीट वेव आ रही है कि नहीं प्लेन्स में और हिली एरियाज में। तो जो उन आर्टिकल्स के अंदर आपको ना पढ़ने को ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वर्स कर दिया है। 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स के लिए होता है और ये हिली एरिया के लिए 30 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा ये जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं, अगर आप जनरल नॉलेज अच्छी रखते हैं तो सॉल्व कर सकते थे कि हिली एरियाज जो होते हैं वो ठंडे होते हैं प्लेन एरिया से, या जो हमारे मैदानी इलाके हैं। जब मैदानी इलाकों में गर्मी होती है तो लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं पहाड़ों में, ताकि थोड़ी ठंडक महसूस कर सकें। ऑल्टीट्यूड में मिक्स लैटिट्यूड है ना, जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे, लैटिट्यूड में ऊपर जाने वाला अनुभव मिलेगा। मतलब 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री पोल्स की तरफ जाते हुए टेम्परेचर घटता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है। सेम अनुभव आपको लो एल्टीट्यूड मतलब कम हाइट पे होने से कंपेयर करोगे, अगर ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे जाके रहते हो तो कम टेम्परेचर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो ये उस पे बेस्ड था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो वो कंडीशन जो है प्लेन के लिए होनी चाहिए, लो टेम्परेचर जो है वो हिल्स के लिए होनी चाहिए थी। तो आप इसको ना नन ऑफ द अबव, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉट टू, ये करेक्ट कर सकते थे जनरल नॉलेज के बेसिस पे, बट ये क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का।
ठीक है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन रादर है, बट ये करंट अफेयर से सॉल्व होगा, ये ल्यूसेंट या एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये है 83 नंबर का। यहाँ पे देखिए दो लिस्ट दे रखी है, एक है एक्सप्लोरर्स की और एक है बर्थ प्लेस की। एक्सप्लोरर्स में आपके क्रिस्टोफर कोलंबस, जैकस कार्टियर, फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगेलन, इनके नाम मेंशन है, और राइट साइड में आपके इनकी कंट्रीज मेंशन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आप ल्यूसेंट से सॉल्व कर सकते हैं, ल्यूसेंट की ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में मैं ये 8th एडिशन बता रही हूँ, ठीक है, 2018 का एडिशन है। इसमें ना पेज नंबर 106 में आपको ये वाली पिक्चर मिल जाएगी, ये वाली चीज़ मिल जाएगी लिखी हुई कि पोर्चुगीज ट्रेवलर मैगेलन, मतलब मैगेलन पुर्तगाल से थे। अगर आपको ये चीज़ पता है तो यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन राइट। पोर्चुगल मैगेलन, इसको मैच करो तो देखिए डी से 1, और डी और 1 का कॉम्बिनेशन बाकी किसी ऑप्शन में नहीं। आप ऑप्शन ए बी सी डी देखो तो यहाँ पे डी से 3 और डी के साथ 2 और डी के साथ 3 ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये सारे ही गलत हैं। इफ़ यू न्यू कि मैगेलन पोर्टुगल से थे, आप ये क्वेश्चन सही कर सकते थे जस्ट बाय नोइंग वन फैक्ट। इन्होंने इस तरह से बनाया है क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ी थी तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का है। अगर हम इसे इस नज़र से देखें तो ऑल्दो ये लोग जोग्राफर्स हैं, बट ल्यूसेंट के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर यहाँ पे ये मॉडर्न वर्ल्ड 1500 ऑनवर्ड करके जो ये सेक्शन है इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एक टेबल है, इस टेबल में ये क्रिस्टोफर कोलंबस, मैगेलन के बारे में मेंशन है, और अगले पेज में इनकी बर्थ प्लेसेस या ये कौन से देश से थे ये सब मेंशन है। इटालियन सेलर कोलंबस, फिर आप देख सकते हैं मैगेलन अ पोर्चुगीज सेलर, और नीचे देखिए फ्रांसिस ड्रेक ऑफ इंग्लैंड। तो ये सारा यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से ल्यूसेंट की। ऑल दो आप एनसीईआरटी की वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 11 की थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, इन ट्रैवलर्स का नाम। लेकिन 2-3 बुक्स में, एक बुक के अंदर एक ट्रैवलर का, दूसरे बुक के अंदर दूसरा ट्रैवलर का, अलग अलग चैप्टर्स में, और सारे ही नहीं मिल रहे हैं, शायद इनमें से 2 अवेलेबल हैं। कोलंबस के बारे में मेंशन है वहाँ पर, और मैगेलन के बारे में, कार्टर और ड्रेक का नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम ल्यूसेंट से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, ही वॉज फ्रॉम इटली, जैकिस कार्टियर, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस, एंड फ्रांसिस ड्रेक, ही वॉज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से थे ये, ठीक है। और मैगेलन का पोर्टुगल हमने देख ही लिया है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ल्यूसेंट से सॉल्व हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर। तो यूएई जब हम न्यूज़ में देखते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो एमिरेट्स जो है ये 7 प्रोविंसेस हैं जिनको मिलकर के यूएई देश बनता है। तो वो प्रोविंसेस के नाम पूछ दिया है इसमें। ऑप्शन ए सही है इसमें, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खमाया। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं ये गलत है ऑफकोर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता था? अगेन ये क्वेश्चन ना मैपिंग का है, बट ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो थोड़ा सा जो ट्रेंड की बात मैं कह रही थी शुरुआत में, और जो आपको थंबनेल में दिखा होगा, वो यही है कि मैपिंग के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें कि बीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो आपको मैपिंग को करंट अफेयर्स के साथ कपल करना पड़ेगा। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपना रिसर्च मोड ऑन रखिए, अपना एटलस साथ में रखिए, और पढ़ रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक डील हुई, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, कोई हादसा होता है, या एनीथिंग दैट इज़ इनटू न्यूज़ फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप एटलीस्ट में, अगर वो कोई देश है तो उस देश के बारे में, कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के बारे में, कोई वाटर बॉडी है, कोई चीज़ है स्पेसिफिकली, कोई स्टेट है तो उसके बारे में आप रिसर्च कर लो। आप देख लो अगर वो बॉर्डरिंग स्टेट है तो क्या कौन से कंट्री से, अगर वो कोई मतलब मान लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है तो कौन से कंट्री से कर रहा है, या अगर कोई दूसरा देश है तो उसकी कंपोनेंट्स क्या है, कुछ अलग है क्या। अब देखिए यूएई में इसकी स्पेसिफिसिटी ही यही है कि इसका नाम अलग है, द नेम इटसेल्फ सेज अबाउट द एमिरेट्स, तो आपको एमिरेट्स की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक्टा जो है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन किया है इंडिया यूएई ने। सो दिस वाज वेरी मच इन न्यूज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो आपको यूएई की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि एमिरेट्स कौन से हैं, और अगर नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चन आप थोड़ा जीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे ये ऑप्शंस देखिए, ये दुबई, शारजा, अजमान, जेद्दा, कुवैत। ये कुवैत जो है ये अलग देश है ऑल टुगेदर, बहरीन अलग देश है। तो अलग कंट्री कैसे एमिरेट्स होंगी, मतलब उसकी प्रोविंसेस कैसे होंगी यूएई की, ये अलग कंट्रीज़ ही हैं। सेकेंड में सी में आप देखो ये रियाद दिया हुआ है। रियाद जो है ये सऊदी अरेबिया का, माफ़ करिएगा, सऊदी अरेबिया का ये कैपिटल है। तो सऊदी अरेबिया वॉज इन न्यूज़, वाई? क्योंकि यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इन्होंने होस्ट किया था, ठीक है।
और ये तब करंट अफेयर्स में था जब हम तैयारी कर रहे हैं 69 बीपीएससी की, ठीक है, 2023 का है ये। तो यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर सऊदी अरेबिया न्यूज़ में है तो उसका कैपिटल रियाद है, ऑफ कोर्स। तो इससे ये एलिमिनेट हो गया कि सऊदी का प्रोविंस है, नॉट ऑफ यूएई। ये लास्ट वाला देखिए, इसमें क्या, कुवैत अगेन, बहरीन अगेन। तो ये तो दो देशों के अलग नाम है, वैसे ही अलग हो जाता है। और अगर आपने ये फीफा वाली खबर पे नज़र रखी होती तो आपको सऊदी और रियाद का रिलेशन पता होता कि ये कंट्री और कैपिटल है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन जो है वो मैपिंग विच इज़ डिराइव्ड और विच इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ये वैसा टॉपिक है ये, ठीक है। ये है ट्रेंड। ये रहा, यहाँ पे इमेज मैंने लगा दी है, ये सारे प्रोविंसेस हैं। सबसे बड़ा ये अबू धाबी प्रोविंस है, बहुत बड़ा डिजर्ट है, एंड देन यू हैव दिस दुबई एंड शारजाह, अमान एंड फुजैरा एंड ऑल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते साथियों, 85 नंबर है, द रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। तो ये नगरी गांव से आता है। अब देखिए, सुबर्णरेखा नगरी गांव से ओरिजिनेट करता है, ये ना एनसीईआरटी में है ना लूसेंट में है। अगेन ये मैपिंग है, इसको आपको एटलस से सॉल्व करना है या खुद की रिसर्च से सॉल्व करना है। लेकिन कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे सुवर्णरेखा के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस की खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1-2 सालों में बीपीएससी और साथ के साथ यूपीएससी भी उन रिवर्स पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि बड़े रिवर्स नहीं हैं। वो स्मॉल रिवर्स जो कि ईस्ट में फ्लो करते हैं, स्मॉल रिवर्स जो कि वेस्ट में फ्लो करते हैं। ईस्ट और वेस्ट से मेरा कहना ये है कि वो जो अरब सागर में गिरती हैं और वो जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उन छोटी छोटी नदियों पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और ध्यान देना एज इन करना क्या है आपको, बस स्मॉल जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, देखिए ये लूसेंट से मैंने उठाया हुआ, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इन्होंने बस नाम लिख के छोड़ दिया, द सुबर्णरेखा, द बैतारनी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पालर, वैगई। इट इज़ योर ड्यूटी नाउ, क्योंकि क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। वैगई से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, पेन्नर से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप पेन्नर को जाकर के मैप में ढूंढें, इसका ओरिजिन ढूंढें प्लस आप इसका डेस्टिनेशन ढूंढें, ठीक है। वैसे ही सुबर्णरेखा रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ तक जाती है, उसका हो सके तो कोर्स भी देख लीजिए, क्योंकि जितना आपको उसका रास्ता पता होगा, उसकी मंजिल और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सर पता होगा, तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसी तरह से देखिए ये एनसीईआरटी के अंदर भी, एनसीईआरटी से उन्होंने उठाया है लूसेंट वालों ने, और ये एनसीईआरटी है, मैं बताती हूँ कौन सी क्लास की है। दिस इज़ ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ कोर्स, ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट करके एनसीईआरटी है, और चैप्टर 3 है ये, उसमें ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है। एंड दिस इज़ ये वाली, एक मिनट चाहिए, मैंने ऊपर लगाया हुआ है इमेज, यस, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और वहाँ से है ये। जो थंबनेल में आपको टॉप लेफ्ट में दिखेगा ना, वो वाला बुक है क्लास 11th की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उस वाली बुक से वो क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और नॉट डायरेक्टली देयर, वहाँ पे ड्रेनेज है, और ड्रेनेज वाले चैप्टर में आपको ना लास्ट में जब सारा ड्रेनेज उन्होंने इंडस वाला, ब्रह्मपुत्रा वाला, पेनिनसुलर डेक्कन रिवर सबको कवर कर लिया है, तो लास्ट में इन्होंने स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट एंड स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट का ऐसे छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सिर्फ हाईलाइटेड जो है यहाँ पे नाम है। तो जो रिसर्च यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है, जो भी बुक से मैंने उठाया है कि बैतारनी का फ्लो कहाँ है, ओडिशा एंड ऑल, तो ये आपको खुद से रिसर्च करनी है कि सुबर्णरेखा ओरिजिनेट कहाँ होती है, डेस्टिनेशन क्या है, ब्राह्मणी के बारे में, वंशधारा के बारे में, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम लूसेंट और एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन उनमें से नहीं है, बट हाँ इसको आपको खुद से तैयार करना है, आपको मैपिंग खुद से करनी है। मैपिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी बुक से नहीं हो सकते, मोस्टली क्वेश्चंस आपको मैपिंग खुद से तैयार करनी पड़ती है, एटलीस्ट को साथ साथ पढ़ते पढ़ते। तो अब कैसे करेंगे उसके हिंट्स आपको इस तरह से मिल रहे हैं। पास्ट कुछ ईयर्स में छोटी नदियों पर ध्यान है, ईस्ट वाली और वेस्ट वाली, दोनों तरफ फ्लो करने वाली छोटी नदियों पर, तो उनका थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये 91 फ्रेंड्स, प्लेसर डिपॉजिट से रिलेटेड है। असर्शन रीजन वाला असर्शन ये है कि रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। रीजन दिया है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर अलॉन्ग द अंटार्कटिक कोस्ट। और ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है कि दोनों ही स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन सही है, और स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न। तो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके जो है उसके चैप्टर 4 से पेज नंबर 31, यहाँ देखिए प्लेसर डिपॉजिट्स करके है ना हाईलाइटेड वाला,
द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट. गोल्ड बेरिंग वेन्स आर इन ब्राज़ील. ऑब्वियस दैट द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड. एज इट इज़ ये लाइन उठाई हुई है वहाँ से और असर्शन रीजन फॉर्म में डाल दिया गया है. चैप्टर 4 पेज 31 क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है 91 नंबर का. आगे बढ़ते साथियों. 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन from a marine biodiversity perspective comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, seagrasses, coral reefs, salt marshes and mangroves. ये गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में, इसका सही आंसर है कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की बात है. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से जैसा का तैसा उठा करके एज इट इज़ रख दिया गया है. ये क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वही वाली एनसीईआरटी जिसमें मैंने बताया था कि ड्रेनेज वाला चैप्टर, रिवर्स, स्मॉल रिवर्स टुवर्ड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट और स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट का दिया हुआ है. उसी वाली एनसीईआरटी में आपको, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली एनसीईआरटी में चैप्टर 5 जो कि नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड है, उसमें से ये पेज नंबर 66 से उठाया हुआ है. देखिए हाईलाइटर वाला पढ़िएगा कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मेंशन है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन्स फ्रॉम मराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड विद एस्चुरी, बीचेस, फॉरेस्ट. एग्जैक्टली वही चीज़ जो यहाँ पूछी है. देख रहे हैं आप, लाइन बाय लाइन उठाया हुआ है एनसीईआरटी से. तो दिस क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th की. ठीक है, अगला सवाल है, What is the local time of Thimphu, Bhutan, located at 90 degrees east longitude when the time at Greenwich is 0 degrees is 12 at noon? तो इसका सही जवाब 6 है. ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको पता है कि एक लैटिट्यूड पे, 1 डिग्री लैटिट्यूड पे कितना मिनट्स होता है, या फिर 1 आवर कंप्लीट करने में कितना लैटिट्यूड्स क्रॉस करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये लॉन्गिट्यूड और टाइम का कैलकुलेशन बेस्ड है. ये वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और ल्यूसेंट दोनों से सॉल्व हो रहा है. देखिए यहाँ पे ये वाली जो इमेज है ये मैंने एनसीईआरटी से ली हुई है. हाईलाइटेड लिखा हुआ ना, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री इन 1 आवर, 15 डिग्री इन एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट. सॉरी, तो 1 घंटे में 15 डिग्री. अब यहाँ पे आपको डिग्रीज का डिफरेंस देख लेना है. 0 से 90, तो 90 को आप 15 से भागा कर दीजिए. ठीक है ना, ये क्वेश्चन वैसे हो गया. 6 आ जाता है, तो 6 घंटे में सॉल्व हो जाए, 6 घंटे में हो जाएगा. अभी 12 नून दिया हुआ है, तो नून के बाद तो पीएम ही आएगा, तो आप ऐड कर देंगे. वो एम की तरफ तो जाएगा नहीं. ठीक है, टाइम इट इज़ बेसिक कैलकुलेशन और ये एनसीईआरटी से भी हो जा रहा है. ये क्लास 6 की एनसीईआरटी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. क्लास 6 की एनसीईआरटी है. चैप्टर 2 है जो कि ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का चैप्टर है. पेज नंबर 15 से ये मैंने पिक्चर यहाँ पे उठाई हुई है, वहाँ से सॉल्व हो रहा है. और ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो जाता है. ल्यूसेंट के अंदर पेज नंबर 117 में लोकल टाइम एंड टाइम जोन करके टॉपिक है, उसमें यहाँ पे समझाया हुआ है. नीचे देखिए हाईलाइटेड है ना, ईच आवर द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री बाई 15 डिग्रीज. तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए है नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन. बी है माइका इज फाउंड इन कोडरमा. सी है कडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड्स. एंड डी है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली. तो ये जो क्वेश्चन है ये एक PYQ बेस्ड भी है, मतलब बिहार पुलिस SI वाले में आया था 2022 में ये क्वेश्चन. स्पेसिफिकली इसका स्टेटमेंट भी जो सही आंसर है कि माइका इज फाउंड इन कोडरमा, ऐसे करके क्वेश्चन था कि माइका कहाँ पे मिलता है, और ऑप्शंस में था ऐसे कोडरमा. तो ये वहाँ से है, PYQ बेस कह सकते हैं. लेकिन अगर हम इनको अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में ट्रेस करने चलें तो कहाँ मिलेगा? देखिए ये है एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2. इसके अंदर चैप्टर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का. उसमें पेज नंबर 56 के अंदर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में मेंशनड है. तो माइका का जब हम देखते हैं वहाँ पे सारे मिनरल्स के बारे में, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स. ठीक है, तो नॉन मेटालिक में माइका का डिस्कशन है. माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन कोडरमा, हाईलाइटेड है ना यहाँ पे, कहाँ कहाँ मिलता है हर कुछ डिटेल में. उसी सेम चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा और दूसरे मिनरल्स को भी पढ़ने चलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर है. तो पेट्रोलियम वाले में देखिए, पेट्रोलियम वाला ये आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद ये नेचुरल गैस वाला,
यहाँ पे भी हाईलाइटेड है। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलती है, रॉक फॉर्मेशंस ऑफ टर्शरी एज में मिलती है, और भारत की 63% जो इंडिया की पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई से आती है। अच्छा, फिर गुजरात से, आसाम से आती है, अंकलेश्वर, फिर दिग्बोय के बारे में मेंशन है, ये नहरकटिया के बारे में मेंशन है, मोहन हो रीजन के बारे में मेंशन है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने पेट्रोलियम को अरावली हिल से एसोसिएट किया है, ऐसा तो कुछ वहाँ पे था नहीं एनसीईआरटी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई पेट्रोलियम वाली वहाँ से। और पहली स्टेटमेंट माइका करेक्ट हो ही गया, डायरेक्टली आप इसको करेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि ऑल स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसका क्या प्रूफ, तो प्रूफ यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ के ही मिल जाएगा ना। देखिए उसके बाद नेचुरल गैस का जो नेक्स्ट वाला दिया हुआ हाईलाइटेड है वो हियर यू कैन सी। देखिए लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, रिजर्व्स ऑफ मुंबई एंड गल्फ ऑफ कैम्बे में, अंडमान निकोबार आइलैंड में। अगेन इन्होंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है नेचुरल गैस के लिए, धारवाड़ रॉक फॉर्मेशंस नहीं, वहाँ पे तो नहीं मिलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है। वैसे ही क्लास 12th की एनसीईआरटी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके, उसमें चैप्टर 7 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। अगैन उसमें फिर से जब आप फेरस मिनरल का टॉपिक देखेंगे, ये वाला पेज नंबर 74 है ये, हाँ 74 में फेरस मिनरल आयरन ओर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आयरन ओर यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड है कडप्पा। तो कडप्पा में आपको, कडप्पा रॉक सिस्टम में ये आपको देखने को मिलता है। कडप्पा सीरीज़ के रॉक्स में आपको यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, डायमंड्स। बट जब हम पढ़ते हैं 12th की एनसीईआरटी तो आयरन ओर जो है कडप्पा रॉक सीरीज़ में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया वो स्टेटमेंट, कडप्पा में हमको डायमंड्स नहीं आयरन मिलता है। यहाँ पे फिर मैंगनीज का लेकर के सेम 12th क्लास की एनसीईआरटी है ये। नेक्स्ट पेज पे मैंगनीज के बारे में ये देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम में मिलता है, ठीक है। तो धारवाड़ को उन्होंने किससे लिंक किया हुआ है, किससे रिलेट किया हुआ है, हियर नेचुरल गैस, रॉन्ग। नेचुरल गैस नहीं, वहाँ पे मैंगनीज मिलती है। नेचुरल गैस के लिए हमने देख लिए वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं इंडिया की। तो इस तरीके से आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्लास 10th और 12th की एनसीईआरटी जिसमें ये मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की डिस्कशन है, 10th में चैप्टर 5 के अंदर और 12th में चैप्टर 7 के अंदर, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब एट 1 डिग्री इंटरवल। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 11th की एनसीईआरटी से है, लेकिन बुक का नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, जो कि लोग नहीं पढ़ते हैं यूजुअली। 11th 12th में आप 11th की 2 एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल वर्क वाली बुक नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। देख सकते हो, मतलब आपको अकेले सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पर डिसाइड नहीं करना है कि आपको क्या सोर्स प्रेफर करना है। आपको और भी पिछले साल के भी PYQs को देखना चाहिए, वो कौन से सोर्स से सॉल्व हो रहे हैं, फिर आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपको कोई बुक पढ़नी है कि वो नहीं पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है वो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी की बुक से तो आ गया है 69 BPSC में। ये चैप्टर 3 है, पेज नंबर 179 एज इट इज़ वहाँ से उठाया हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो 179 लैटिट्यूड्स बना सकते हैं। ये देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में the total number of parallels thus drawn including the equator will be 179, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑन विच प्लेटो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। जवाब है बघेलखंड। लेकिन एनसीईआरटीज में लाइन बाय लाइन एज इट इज़ ये नहीं लिखा हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं ऐसा आपको मिलेगा कहीं पे, और ना ही लूसेंट में मिलेगा, ठीक है, कि बघेलखंड प्लेटो पे इंटरसेक्ट करते हैं करके। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये होगा एनसीईआरटी से ही सॉल्व, और थोड़ा सा आपका मैप का। तो आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है मैपिंग का प्लस एनसीईआरटी का। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, अगैन इसका चैप्टर 2 है, और उसके पेज नंबर 10 में ना ये मैप दिया हुआ है। आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है। इंडिया का फिजिकल मैप है। इस मैप में हाईलाइटेड है ना यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और वहाँ पे येलो कलर से देख सकते हैं ये बघेलखंड प्लेटियो है। तो ये इंटरसेक्ट करती है, ये कैसे पता चलेगा। 80 डिग्रीज यहाँ है, सॉरी, और 84 यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में 82.5 डिग्री समवे विल बी कमिंग। तो ये दोनों लाइन्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं बघेलखंड प्लेटो पे कर रही हैं। बट हाउ वुड यू नो दिस। अगर आप इस बुक को ही फॉलो करेंगे तो इसी बुक में अगले कुछ पेजेस के बाद आपको ये डायग्राम भी मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं आप
कि ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ये वाला दिया हुआ है। और ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये जगह दी हुई है। तो अगर आप मैप देखते रहेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये वाली जो लोकेशन है। और फिर जब अब अपने प्लेटो का मैप देखा होता है तो आपको पता चल जाता है कि प्लेटो बघेलखंड वाला इससे ओवरलैप कर रहा है ना, लोकेट कर लेते। और नहीं तो अगर आपको रफ आइडिया भी हो कि जो हम सेंट्रल प्लेटोज देखने चलते हैं तो बुंदेलखंड प्लेटो जो है इट इज़ मोर टुवर्ड्स द वेस्ट, और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है, और बघेलखंड कुछ उसी लोकेशन में पड़ता है। और कंपैरेटिवली बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मालवा जो है वो उसका लोकेशन और थोड़ा सा दूर है। तो ऐसे करके ना आप थोड़ा सा डिड्यूस तो कर लेते हैं अगर आपने मैप्स को देखते देखते पढ़ाई की थी। तो ये NCERT कपल्ड विथ मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अकेले तो ये नहीं सॉल्व हो सकता है। देखिए मालवा का प्लेटो कितना दूर है, बुंदेलखंड कितना दूर है। सो यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि वेस्टर्न वेस्ट जो प्लेटो हमारे जो प्लेटोज़ हैं इंडिया में, तो वेस्टर्न तरफ जो प्लेटोज़ हैं उनके क्या नाम है, ईस्टर्न तरफ जो प्लेटोज़ हैं। अगर छोटा नागपुर के साथ बघेलखंड होता तो थोड़ी सी आपको तकलीफ आ सकती थी आंसर करने में, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ऐसा क्रिएट ही नहीं किया है टू मेक दिस थिंग ऑब्वियस एंड ईजियर। बट ऑल तो जब आप पढ़ने जाएंगे ना तो आपको ये क्लियर दिखता है ना 82.5 डिग्री। देखिए जब ये आने लगेगा, माफ़ करिएगा ये लाइन बहुत अनस्ट्रेट हुई है, तो ये जो है दिस कम्स एग्जैक्टली योर, है ना, इंटरसेक्शन जो है वहीं पे हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को तैयार रखना है, रिसर्च मोड में रखना है खुद को। ये मैंने एक और मैप लगाया है एटलस से, देख सकते हैं यहाँ पे बघेलखंड प्लेटो, थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए, इसमें कम अच्छे से दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो मैपिंग का क्वेश्चन है, बट ये वो जो मैप उठाई है मैंने एज इट इज़ वो मैप NCERT की है, क्लास 10th की बुक की है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। थोड़ा सा अटेंटिव रहने के साथ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी, चमोली एंड अल्मोड़ा। अल्मोड़ा सही जवाब है। अब देखिए ये उत्तराखंड का मैप है। अब किसी भी ल्यूसेंट में या NCERT में उत्तराखंड के मैप को तो नहीं डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप कैसे करते हैं क्वेश्चन, ये अगेन मैप का क्वेश्चन है कपल्ड विथ करंट अफेयर्स। अब उत्तराखंड में बादल फटेंगे, बहुत बड़ी त्रासदी होगी, समाचार में रहेगा, तो यू नीड टू हैव एन आइडिया ना, क्योंकि ये न्यूज़ में है, हर दूसरे दिन आएगा, इतने लोगों की मृत्यु होगी बादल फटने के कारण, इतने लोग और मतलब डिसलोकेट हो गए, डिस्प्लेस हुए। व्हेन अ पर्टिकुलर स्पेस इज़ इन न्यूज़, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली उसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं तो, ठीक है। साथ के साथ काली नदी वाला डिस्प्यूट भी काफ़ी चल रहा था नेपाल इंडिया से, तो थोड़ा सा आपको उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। तो ये मैप को करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये सीखने को मिल रहा है यहाँ से। इस वर्ष के लिए क्या उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है, शायद या शायद नहीं भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ है मणिपुर। मणिपुर वॉज वेरी मच इन न्यूज़, ऊपर से उसका इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका एक एक ज़िला देख जाना अच्छे से दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ वो अच्छे से उसको तैयार कर लो, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गुजरता है कि नहीं, वहाँ की बड़ी लेक्स, कोई रिवर, पहाड़ियाँ, उसके ज़िले, बॉर्डरिंग ज़िले देख लो, इंटरनेशनल बॉर्डर वाले। मणिपुर तैयार कर लो, जैसे उत्तराखंड से सवाल आया दैट चांसेस कि मणिपुर से आएगा, ठीक है। तो ऐसे होती है तैयारी। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हर महीने कोई चीज़, एक पर्टिकुलर स्टेट बार बार आ रहा है, किसी एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आ रहा है, तो देख लेना है उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो रहा है, तो देखो यहाँ पे चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, यही ऑप्शन था ना। तो चमोली तो देखो ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे अपना तिब्बत लाई करता है। 1 सेकेंड, अपना तिब्बत, अपना तिब्बत, सॉरी इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, आई कैन नॉट से दैट। तो ये तिब्बत है यहाँ पे, और ये जो बॉर्डर्स हैं विद तिब्बत ये चमोली के हैं और पिथौरागढ़ के हैं, अल्मोड़ा के नहीं हैं। अल्मोड़ा जो है ये लैंड लॉक्ड ज़िला है। तो यहाँ पे देखिए अल्मोड़ा हो गया सही जवाब। ये क्वेश्चन आपको ना NCERT करके देती ना आपको ल्यूसेंट करके देगी। अगर आपको NCERT में कहीं अल्मोड़ा दिखता भी है तो वो छोटे से एक्सपेरिमेंट फॉर्म में है, वेयर दे आर गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेंड्स गोइंग टू ट्रैक एंड ऑल, तो वहाँ से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपकी करंट अफेयर्स बेस्ड अपनी इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दैट इनटू मैपिंग, ठीक है, अपनी रिसर्च से। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है, 100 नंबर। वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो। एल नीनो कहाँ बहती है ये करंट। तो ऑप्शन है पैसिफिक ओशन, ए वाला ही सही जवाब है। ये जो है आपको NCERT से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से नहीं हो रहा है, ये NCERT से ही हो रहा है।
और क्लास 11th की 2 NCERTs है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उसमें भी मैंशन है, चैप्टर 4 जो था आप देख लीजिए, एक सेम चैप्टर सेम बुक का, क्लास 11th की बुक इंडिया फिजिकल, माफ़ करिएगा, क्लास 11th की बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर 4 में ये क्लाइमेट वाला चैप्टर में पेज नंबर 38 में मैंशन है पैसिफिक ओशन और इसका एल नीनो के साथ रिलेशन। ये देखिए यहाँ पे एल नीनो एंड पैसिफिक ओशन पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद ये एक और बुक क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन करके है, और उसके अंदर आपको ये पेज नंबर 90 में मिल जाएगा, 92 में ओल्ड NCERT में और न्यू NCERT में पेज नंबर 80 में मिल जाएगा। एल नीनो एंड द इंडियन मानसून करके दिया हुआ है, ईस्टर्न पैसिफिक में ये फ्लो करती है। देखिए यहाँ पे मेंशन है ना, एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है, ईस्टर्न पैसिफिक है ये, कि ये पैसिफिक ओशन में फ्लो करती है। तो ये सेम इंफॉर्मेशन आपको क्लास 11th की दोनों बुक्स में, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में भी और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में भी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर चैप्टर 4 क्लाइमेट में मिल जाएगा और फंडामेंटल्स वाले में चैप्टर 10 में मिल जाएगा, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में। तो ये NCERT से सॉल्व हो रहा है। आप देख लो क्लास 11th की जो NCERT है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उससे टोटल इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं इसमें कि मतलब क्या ही बात करें। तो इस तरह से हम अपने सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं फ्रेंड्स, सोर्स उनकी ट्रेसिंग हो चुकी है। लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि जो सारे सोर्सेज थे उसमें से NCERT से 9 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 15 में से, ल्यूसेंट से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और मैप से 4 क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली मैप बेस्ड 4 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स बेस्ड 4 क्वेश्चन। और ये स्पेसिफिकली सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ मैपिंग को कपल करके सॉल्व किया गया, लेकिन बिना करंट अफेयर्स के नहीं हो पाता, ये वो वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो NCERT से सॉल्व हो रहे हैं, और बाकी आप सिर्फ 69 PPSC के सोर्स ट्रेसिंग के बेसिस पे ये मत डिसाइड कर लेना कि आपका क्या रिसोर्स होना चाहिए। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन 1-2 साल के और देख लीजिए, थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा आपको, उससे बेटर आइडिया मिल जाएगा। ऑल्दो ये भी काफ़ी है आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट शुड बी द राइट डायरेक्शन, किस तरह से पढ़ना है। आई ट्राई टू बी मोर देन हेल्पफुल इन दिस वीडियो टू गिव यू अ लिटिल गाइडेंस ऑल्सो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन की थी कि NCERTs में से 9 सवाल हुए, ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सी NCERT से कितने सवाल किससे हो रहे हैं, थोड़ा ये भी पता चल जाना चाहिए कि 6 से 12, मतलब 6th क्लास से 12th क्लास, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स है ना, वो सारी किताबें, और 11th 12th में तो 2-2 3-3 किताबें हैं, तो कितनी पढ़नी है हमें, ठीक है, किन में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख लो, ये 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, प्रैक्टिकल वर्क वाली, इससे 1 सवाल हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाले से 4 हुआ है, और ये अपना इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाले 11th से ये 3 सवाल हुए हैं। तो 11th की 2 बुक्स हैं, इनमें से दोनों मिलाकर के 7 सवाल। और मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगी कि जो 11th की दोनों बुक्स हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू दी रेस्ट। अगर आप 6th to 12th पूरा नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बोलूँगी 11th 12th की तो कर ही लीजिएगा, अगर समय की कमी लगे या जो भी कारण हो, तो 11th 12th नहीं छोड़ सकते, उनसे आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, उन बुक्स को नहीं पढ़ा है, तो आई वुड से। उसके बाद आप यह देखिए, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इससे भी 1 सवाल ही हो रहा है 12th वाली से। 10th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया से 1 सवाल हो रहा है, और 6th क्लास की एक्सप्लोरिंग सोसाइटी एंड बियॉन्ड से ये देखिए 1 सवाल हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये सारे सवाल देख लिए कि कितने सवाल यहाँ पे आप सॉल्व कर पा रहे हैं NCERT से। तो इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि 2 NCERT से भी सॉल्व हो रहे थे, जो मैंने मेंशन किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। इस तरह हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं दोस्तों, जहां हमारे पास सोर्स ट्रेस हो चुकी है ज्योग्राफी की 69 BPSC प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की, किस सोर्स से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको और इस तरह की वीडियोस देखनी है और आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए, कोई सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई कमी हो तो प्लीज़ डू कमेंट, वी लाइक इंटरैक्टिंग विद यू थ्रू दैट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।